आज हम बात करेंगे एंटेरिक फीवर की, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 20 नंबर में, केस स्टडी के फॉर्म में आता है ये। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर में बात करेंगे तो साल्मोनेला टाइफी से होता है, मतलब एंटेरिक फीवर जो कॉज होता है साल्मोनेला से होता है, विच इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि बिलोंग करता है एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली से। देन इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें 3 तरीके का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है, एक टाइफॉइडल और दूसरा नॉन टाइफॉइडल। टाइफॉइडल जो कि टाइफॉइड यानी एंटेरिक फीवर कॉज करते हैं, जिसमें 2 सेरोटाइप्स होते हैं, एक साल्मोनेला टाइफी और दूसरा साल्मोनेला पैराटाइफी, जो कि एंटेरिक फीवर कॉज करेंगे। देन सेकेंड वन इज़ नॉन टाइफॉइडल। नॉन टाइफॉइडल वो होते हैं जो कि जीआईटी में मैनिफेस्टेशन करते हैं, मतलब ये कॉलोनाइज करते हैं इंटेस्टाइन में, एंड ये एंटेरिक फीवर कॉज नहीं करते, ये जीआईटी में मैनिफेस्टेशन करेंगे। देन सेकेंड वन क्लासिफिकेशन इज़ एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन, जिसे कॉफमान वाइट स्कीम भी बोलते हैं। इसे फर्दर 2 पार्ट में वो डिवाइड किया है, सेरो ग्रुप्स एंड सेरोटाइप्स। सेरो ग्रुप्स के हिसाब से जो साल्मोनेला होते हैं वो 67 सेरो ग्रुप होते हैं, जबकि सेरोटाइप के हिसाब से मोर देन 2500 सेरोटाइप्स प्रेजेंट होते हैं उस साल्मोनेला के। देन मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, एक साल्मोनेला एंटेरिका एंड दूसरा बोंगोरी। 3 तरीके का क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा। क्लिनिकल, जिसमें टाइफॉइडल, नॉन टाइफॉइडल, टाइफॉइडल जो कि टाइफॉइड करेंगे, नॉन टाइफॉइडल जो कि जीआईटी में मैनिफेस्टेशन करेंगे। देन एंटीजेनिक, एंटीजेनिक को हमने कहा कॉफमान वाइट स्कीम, जिसमें हमने सेरो ग्रुप्स एंड सेरो टाइप्स में डिवाइड किया। सेरो ग्रुप्स को 67 सेरो ग्रुप प्रेजेंट है अपने साल्मोनेला के। दिन सेरो टाइप्स की बात करेंगे तो मोर देन 2500 सेरो टाइप्स प्रेजेंट है। देन थर्ड वन इज़ मोलिक्यूलर। मोलिक्यूलर में हमने 2 स्पीसीज़ में डिवाइड किया, साल्मोनेला एंटेरिका एंड बोंगोरी। देन हम बात करेंगे इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर जो रहता है अपना, इसके हिसाब से हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक सोमेटिक, दूसरा फ्लेजेलर एंड तीसरा वीआई। वीआई जो रहता है अपना कैप्सुलर पार्ट होता है। एंटीजेनिक क्या होता है, ये अपना जो सेल वॉल होती है साल्मोनेला की, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया है। सोमेटिक एंड फ्लेजेलर दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले सोमेटिक को याद रखेंगे कि इसमें ओ एंटीजन है। ओ कैसे याद रखेंगे, इसके बाद वो आता है, तो सोमेटिक में ओ एंटीजन है, जबकि फ्लेजेलर में एच एंटीजन होता है। ठीक है, देन आ जाएगा, ये पार्ट होता है सेल वॉल का, ये प्रोटीन से मेडअप होता है, जो कि मोटिलिटी में रोल प्ले करता है। देन ये विडाल टेस्ट ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है टाइफी के लिए, जबकि एच एंटीजन हो सकता है टाइफी के लिए भी, पैराटाइफी ए एंड बी के लिए। जैसे अगर हमने टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने में अगर हमारे टेस्ट में ओ एंटीजन आ रहा है, तो ओ एंटीजन है मतलब सिर्फ टाइफी का इन्फेक्शन है, जबकि अगर एच एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है, देन इसका मतलब ये हो सकता है कि टाइफी का इन्फेक्शन भी हो सकता है, पैराटाइफी और बी का भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये लेस इम्यूनोजेनिक होता है, ये मोर इम्यूनोजेनिक होता है। देन इसकी जो एंटीबॉडीज़ अपीयर होती है वो जल्दी अपीयर होती है और जल्दी से डिसअपीयर हो जाती है, मतलब ये रिसेंट इन्फेक्शन को बताती है। जबकि जो इसकी एंटीबॉडी होती है, एच एंटीजन की जो एंटीबॉडीज़ होती है वो लेट अपीयर होती है और देर तक ही रहती है। ठीक है, देन जब ओ एंटीजन ओ एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है तो चौकी क्लम्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि एच एंटीजन एच एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा तो फ्लफी क्लम्स का फॉर्मेशन होगा। ये किस तरीके से याद रखेगा, ये इस तरीके से याद रहेगा कि जैसे फ्लेजेलर में जो रहता है अपना, फ्लेजेलर में जो रहता है एफ आता है, तो इसमें फ्लफी क्लम्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फ्लफी क्लम्स का फॉर्मेशन होगा, जबकि अपना सोमेटिक में जो रहता है चौकी क्लम्स का। तो अपन ने 2 चीज़ें याद रखी है यहाँ पर, एक सोमेटिक में ओ आ रहा है तो ओ एंटीजन है, दूसरा फ्लेजेलर में एफ आ रहा है तो यहाँ पे फ्लफी क्लम्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें जो एग्लूटिनेशन होता है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्शन करता है तो ऐसे क्लम्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो रहता है वो धीरे धीरे बनता है एंड इसमें रैपिडली एग्लूटिनेशन हो जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो एग्लूटिनेशन के लिए 55 की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर भी एस से याद रख सकते हो तुम कि इसमें एस आ रहा है तो यहाँ पर 55 है। ठीक है, और फ्लेजिलर में 37, एफ को उल्टा करेंगे तो 7 आ जाएगा, 37। ये सिर्फ याद रखने के लिए। देन हम बात करेंगे वीआई एंटीजन की। तो वीआई एंटीजन जो रहता है अपना पॉलीसेकेराइड का पार्ट होता है। इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले वीआई एंटीजन जो रहता है प्योरली इम्यूनोजेनिक होता है। सेकंड वन इज़ कि वीआई एंटीजन का यूज़ किया जाता है फॉर वैक्सीनेशन के लिए। एंड थर्ड वन इज़ कि वीआई एंटीजन की जो एंटीबॉडी होती है वो डिसअपीयर हो जाती है जल्दी से। ठीक है, अब मेन चीज़ अपन पढ़ेंगे टाइफॉइड के बारे में, जो कि अपना साल्मोनेला कॉज करता है। जो टाइफॉइड होता है वो टाइफी, पैराटाइफी, मतलब इसकी 2 स्पीसीज़ होती है मेन, तो एक साल्मोनेला टाइफी और एक पैराटाइफी। पैराटाइफी की 3 सब स्पीसीज़ होती है, ए, बी और सी। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर आएगा, देन ये किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो ये ट्रांसमिट होता है ओरल रूट से, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये हमारी बॉडी के अंदर आता है। इन्फेक्टिव डोज की बात करेंगे तो 10⁻³ से 10⁻6 बेसिलाई अगर प्रेजेंट है तो ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगी। देन रिस्क फैक्टर है मतलब ऐसी चीज़ें, बॉडी की ऐसी कंडीशन जो इसके ट्रांसमिशन को बढ़ा देगी और कुछ ऐसी कंडीशन जो कम कर देगी। तो मतलब
इसके ट्रांसमिशन को जो कंडीशन कम करती है वो स्टमक की एसिडिटी आ जाएगी। मतलब अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिडिटी है, HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका जो इन्फेक्शन होता है वो कम हो जाता है। ऐसा कब हो सकता है? अगर हम एंटी एसिड का यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारे बॉडी में H. पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है। अगर H. पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे बॉडी में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। देन इंटेस्टाइनल इंटीग्रिटी बढ़ गई है, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है वो हो सकती है, या फिर एंटीबायोटिक का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब एंट्री थ्रू एपिथेलियल सेल में ये एंट्री किस तरीके से करेगा? तो ये जो रहता है हमारी, जो इसमें इतनी चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है, साल्मोनेला उसको ट्रिगर करता है। किस तरीके से ट्रिगर करता है? तो ये सबसे पहले मेम्ब्रेन में रफल का फॉर्मेशन करता है। ये मेम्ब्रेन है, उसमें रफल का फॉर्मेशन करेगा सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन की एम सेल के अंदर रफल का फॉर्मेशन करेगा, देन उसको ट्रिगर करके अंदर जाएगा म्यूकोसा के अंदर। देन ये रफल दिस रफल रीच आउट, बाहर जाएंगे, देन एनक्लोज द एडेरेंट बैक्टीरिया within the large vesicle. This process uptake is called bacteria mediated endocytosis. सो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया जो रहता है अपना, सबसे पहले सेल वॉल के पास जाएगा, सेल वॉल के पास रफल का फॉर्मेशन करेगा, रफल का फॉर्मेशन करने के बाद ये रफल बाहर जाएंगे, उसके बाद ये एनक्लोज और एडहेरेंट लार्ज वेसाइकल का फॉर्मेशन करने लगेंगे। देन ये बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहलाया जाएगा। ठीक है, देन इसमें स्पेशल टाइप 3 सिक्रेशन होता है। ये टाइप 3 सिक्रेशन जो रहता है एंट्री करवाता है वैक्यूल्स का साइटोप्लाज्म के अंदर। देन अब मैक्रोफेज, साल्मोनेला जो रहता है वैक्यूल्स के अंदर है, अपन ने ये वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करा। अब ये वैक्यूल जो रहेगा अपना जाएगा एपिथेलियल लेयर ऑफ सब म्यूकोसा के पास जाएगा। देन फेगोसाइट हो जाएगा मैक्रोफेज। ये म्यूकोसा से सब म्यूकोसा के पास जाएगा, सब म्यूकोसा के पास गया। अब यहाँ से ये जो रहेगा अपना मैक्रोफेज इसको इंगल्फ कर लेगा। अब ये मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव कैसे करेगा? तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है LPS लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर होती है इसके सेल वॉल के अंदर, वो इसको हेल्प करती है सर्वाइवल के लिए मैक्रोफेज के अंदर। अब दो चीज़ें याद रखना है, प्राइमरी बैक्टीरिया और सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या हो जाएगा? अब जो अपना साल्मोनेला मैक्रोफेज के अंदर प्रेजेंट है वो लिम्फेटिक्स में जाएगा, वह द लिम्फेटिक एंटर टू, अब लिम्फेटिक्स में आया, लिम्फेटिक्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में गया, ये हो गया प्राइमरी बैक्टीरिया। देन ये अपना जो ब्लड में आया, ब्लड से रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू में जाएगा, जिसमें लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड और बोन मेरो में जाएगा। देन सेकेंडरी बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा? जब ये यहाँ से सीडेड ऑर्गन में जाएगा। ठीक है, तो एंट्री कैसे हुई? सबसे पहले कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये अंदर आया। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से अंदर आने के बाद ये एपिथेलियल सेल में गया, म्यूकोसा में गया। म्यूकोसा में जो अपनी सेल मेम्ब्रेन थी उसके पास एम सेल थी, एम सेल में रफल का फॉर्मेशन करा। रफल का फॉर्मेशन करने के बाद ये बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करेगा, क्योंकि ये वैक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। वैक्यूल जो रहेगा अब मैक्रोफेज के पास जाएगा, मैक्रोफेज जो रहेगा इसमें एंगल्फ कर लेगा। अभी मैक्रोफेज में सर्वाइव करेगा विद द हेल्प ऑफ LPS सर्वाइव कर लिया। ठीक है, देन प्राइमरी, अब ये जो रहेगा अपना लिम्फेटिक्स के जरिए ब्लड में जाएगा, जिसे प्राइमरी बैक्टीरिया कहेंगे। देन स्प्रेड होगा वेरियस रेटिकुलर एंडोथेलियल और टिश्यू में, जिसमें लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड आएंगे। देन सेकेंडरी बैक्टीरिया में आ जाएगा। सेकेंडरी बैक्टीरिया मतलब ये सीडेड ऑर्गन में जाएगा, वेरियस सीडेड ऑर्गन में जाएगा और वहाँ जाके उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 से 14 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जैसे जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया, तो बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में आया, उससे जब पहला फर्स्ट सिम्टम जो अपीयर होता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, ये हो जाएगा अपना फर्स्ट सिम्टम जब अपीयर होता है बैक्टीरिया के अंदर आने के बाद, इसे इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसे 10 से 14 दिन होता है फॉर एंटेरिक फीवर के केस में। ठीक है, देन इसके जो अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है? सबसे पहले फीवर आएगा। फीवर कैसा आता है? स्टेप लैडर मतलब बढ़ते जाएगा। जैसे पहले 100 हुआ, फिर उसके बाद 101 होगा, फिर 102 होगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा रेमिनेंट फीवर। देन अदर सिम्टम में आ जाएगा हेडेक, चिल्स, कफ, स्वेटिंग हो सकता है, मिलेजिया एंड अर्थराइजिया हो सकता है। ठीक है, रेसेस इसमें कैसे होते हैं? रोज स्पॉट रेसेस होते हैं। ठीक है, देन अर्ली इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में हो जाएगा एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। इंपॉर्टेंट साइन में याद रखना हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, एपेटैक्सिस एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये GIT में जाके ब्लीडिंग करवा सकता है, परफोरेशन करवा सकता है। न्यूरोलॉजिकल में ये मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, एटेक्सिया कॉज करता है, सेरेबेलर एंड न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स कॉज कर सकता है। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैक्सिमम मतलब ये 20 नंबर में आता है, तो इसके 5 नंबर में या 4 नंबर में आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो आपको यही सब समझाना है कि फ़ीवर किस तरीके का आ रहा है। सो फीवर जो रह रहा है अपना
वो किस तरीके का आ रहा है, स्टेप लेडर पैटर्न का फीवर आ रहा है। देन अदर सिम्टम्स करके लिख सकते हैं, हेडेक, चील कफ, ये सारी चीज़ें, रेसेस, रोड स्पॉट लिख सकते हैं। देखो मेन चीज़ें याद रखना कि ये फीवर का पैटर्न कौन सा है, बाकी ये तो मन से लिख सकते हैं, रेसेस, रोज स्पॉट है, ये याद रखना है। देन अर्ली में ये भी मन से लिख सकते हैं। अब टाइफॉइड हो रहा है तो एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया, वोमिटिंग, ये कॉमन है। इंपॉर्टेंट साइन ये याद रखना है कि इसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हो रही है, एपिटैक्सिस हो रही है एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। कॉम्प्लिकेशंस 2 चीज़ें याद रख लेना, परफोरेशन कर रहा है और ब्लीडिंग करवा रहा है। देन न्यूरोलॉजिकल में याद रख लेना कि मेनिंजाइटिस, मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया रहते हैं वो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं ये न्यूरोलॉजिकल में। देन सेरेबेलर एटेक्सिया कॉज कर सकता है या फिर न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स कॉज कर सकता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एपिडर्मोलॉजी याद रखना है। एपिडर्मोलॉजी में क्या है, मैक्स टू मैक्स तो एपिडर्मोलॉजी जो रहती है वो सभी बैक्टीरिया की ज़रूरी नहीं है, पर ये लॉन्ग केस में आ जाता है, इसलिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। जैसे इसमें जो होस्ट होता है वो ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन ही इसका होस्ट होता है। साल्मोनेला जो रहता है वो सिर्फ ह्यूमन को अफेक्ट करता है। ट्रांसमिशन हमने पढ़ लिया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, प्रिवलेंस नहीं पढ़ना है, इंसिडेंस भी नहीं पढ़ना है। लोकेलिटी की बात करें तो ये मोर कॉमन होता है अर्बन देन द रूरल एरिया में, मतलब सिटीज़ में ज़्यादा हो रहा है, और यंग चिल्ड्रंस को ज़्यादा इफेक्ट करता है ये फैक्टर्स। वही पुअर हाइजीन, सैनिटाइजेशन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये सारी चीज़ें मन से लिख सकते हैं। देन इसमें एक चीज़ ये याद रखना है कि टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड का इन्फेक्शन कैसा, मतलब किस तरीके से हो सकता है। तो जो टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड का रेशियो है 4:1 है, मतलब जो टाइफॉइड का इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा कॉमन है पैराटाइफॉइड की तुलना में इन इंडिया। अगर 5 लोग हैं तो 4 को टाइफॉइड होगा, एक ही है जो पैराटाइफॉइड हो सकता है, मतलब 90:10, 9:1 रेशियो ये है, 4:1 रेशियो है। कैरियर 2 तरीके के कैरियर हो सकते हैं, एक तो फीकल कैरियर और दूसरा हो सकता है यूरिनरी कैरियर। फीकल कैरियर में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करता है गैल ब्लैडर में और एक्सक्रीड होता है फीसेस में, और यूरिनरी में ये मल्टीप्लिकेशन करता है किडनी में और एक्सक्रीड होता है यूरिन में। ड्यूरेशन 2 तरीके की ड्यूरेशन हो सकती है। शेडिंग मतलब बॉडी में शेड हो गया, पड़े रहा है। टेम्परेरी और क्रोनिक, टेम्परेरी जो कि अपनी 3 महीने तक हो सकती है और क्रोनिक जो कि 1 साल से ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ और याद रखना है, फूड हैंडलर एक मेरी मेलोन थी, टाइफॉइड मेरी, इन्होंने क्या किया था, पास किया था एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, टाइफॉइड कैरियर थी ये, इनको टाइफॉइड हो रखा था। ये टॉयलेट जाती थी, हाथ नहीं धोती थी, उसी हाथ से खाना बनाती थी और दूसरे लोगों को खिलाती थी। उन चक्कर में दूसरे लोगों को क्या हो गया, टाइफॉइड हो गया, तो ये कैरियर थी और दूसरे लोग क्या हो गए, अफेक्टेड, तो इनका नाम ये याद रखना। सो एपिडर्मोलॉजी में मैंने तुम्हारे को पॉइंट बता ही दिए हैं कि होस्ट कौन है, 3-4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले होस्ट की, ह्यूमन आर द ओनली होस्ट, ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फिर लोकेलिटी मोर कॉमन इन अर्बन, देन यंग चिल्ड्रन आर मोर कॉमन अफेक्टेड। फैक्टर्स में मन से लिख सकते हैं अपन, टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड का रेशियो 4:1 है। देन कैरियर में फीकल कैरियर है और यूरिनरी, फीकल में जो शेड ऑफ होता है वो गल ब्लैडर में मल्टीप्लाई करता है और फीसेस के थ्रू बाहर निकलता है, और यूरिनरी में किडनी में मल्टीप्लिकेशन करता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। ड्यूरेशन इसकी बात करेंगे तो इसमें 2 कैरियर हो सकते हैं, टेम्परेरी 3 महीने तक के अगर है तो टेम्परेरी, क्रोनिक अगर 1 साल तक के है तो। फूड हैंडलर की बात करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है कि मेरी मेलोन टाइफॉइड मेरी थी, ये कैरियर थी, इन्होंने गिफ्ट किया था, मतलब ट्रांसफ़र किया था एक से दूसरे को अपना टाइफॉइड। सो लैब डायग्नोसिस अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बाद।